Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sherry Arshid and I am zoology lecturer at Hayat Girls School, College, Kent, Hyderabad. Today I am going to start chapter number 10, Respiration of 9th Biology. Our topic is Human Respiratory System. In human respiratory system, we have to understand few main objects like location of lungs, function of lungs, structure of respiratory system, and how lungs supply oxygen in our blood. Now I am going to enlist the parts of human respiratory system. Further we will discuss it in detail. Nasal passage, oral cavity. They both are helpful in entrance of oxygen. Pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles. Lungs are protected in pair of ribs. Human respiratory system. The system in humans that takes up oxygen and expels carbon dioxide. बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे कि लंग्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है ऑक्सीजन इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। तो वो इस टॉपिक में हम अब डिटेल में समझेंगे कि कैसे लंग्स ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है और किस तरीके से जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लोकेशन ऑफ लंग्स पे। पेयर्ड ऑफ लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। बेसिकली हमारे पास जो लंग्स हैं वो पेयर्स में होते हैं और ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। थोरेसिक कैविटी हम चेस्ट रीजन को कहते हैं। द वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी आर फॉर्म्ड बाय इंटरकोस्टल मसल्स विच आर अटैच्ड विथ बोनी केज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स। अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी की, वो एक मखसूस किस्म के मसल का बना होता है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स, जो जुड़ा होता है एक बोनी केज की मदद से जो हमारे पास रिब्स होती हैं और जिसका तादाद 12 पेयर्स होता है। बेसिकली टोटल हमारे पास रिब्स 24 होती हैं पर पेयर्स में 12 होती हैं और रिब्स हमारे पास स्ट्रेनम बोन की मदद से जुड़ा होता है। स्ट्रेनम हम सीने की हड्डी को कहते हैं। रिब्स आर अटैच्ड विथ स्ट्रेनम। थोरेसिक कैविटी आर सेपरेटेड बाय एब्डोमेन कैविटी बाय डायफ्राम। अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉडी में मुख्तलिफ कैविटीज़ आ जाती हैं, जैसे ओरल कैविटी है जो हमारा माउथ रीजन कहलाता है और इसके अलावा चेस्ट एरिया को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। चेस्ट कैविटी के बिल्कुल डाउनवर्ड हमारे पास एब्डोमेन कैविटी होती है जहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए। तो उन एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को जो सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो लंग्स में इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग में रोल प्ले करता है। मजीद हम इसको देखेंगे आगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को मजीद देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास नेजल कैविटी आ जाती है जिसकी मदद से एयर इंटर होती है हमारी बॉडी में। और नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये इस रीजन को हम फेरिक्स कहते हैं। नंबर 3 एरिया को हम लैरिक्स कहते हैं और लैरिक्स हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। नंबर 4 पे आपको ट्यूब लाइक या रिंग फॉर्म में आपको ट्यूब नज़र आएगा जिसका नाम ट्रेकिया है और ये रिंग फॉर्म में इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्टिलेज बोन होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास ब्रोंकाई आपको नज़र आएगा जो मज़ीद ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है और ब्रोंकियोल्स मज़ीद एल्वुलस स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। नंबर 7 पे आप एल्वुलाई देख सकते हैं कि ये बॉल लाइक होते हैं, सर्कुलर होते हैं और बेसिकली ये मेजर एरिया होते हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाती हैं ब्लड कैपिलरी से लेके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होती हैं ब्लड कैपिलरी से एल्वुलाई में। तो इस चीज़ों को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे और मज़ीद देखेंगे भी। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमने डायग्राम में इनलिस्ट किए थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, अब मज़ीद उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फेरिक्स जिसको हम कॉमनली थ्रोट भी कहते हैं। ट्यूब कनेक्टेड द नोज माउथ टू द इसोफेगस। फेरिक्स बेसिकली एक ट्यूब होता है जो हमारे नेजल कैविटी ओरल कैविटी से कनेक्ट होता है और फेरिक्स आगे चल के जो है कनेक्ट हो जाता है लैरिक्स से। लैरिक्स जिसको हम कॉमनली साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्यूब फॉर्मिंग अ पैसेज बिटवीन द फेरिक्स एंड ट्रेकिया। अगर हम बात करें तो फेरिक्स एंड ट्रेकिया को कनेक्ट करने वाला लैरिक्स होता है
यानी फेरिक्स एंड ट्रेकिया ट्यूब्स के दरमियान में लैरिक्स ट्यूब मौजूद होता है। अब हम आते हैं ट्रेकिया पे। ट्यूब कनेक्टिंग द लैरिक्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। अब ट्रेकिया का है, बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि ये रिंग फॉर्म में ट्यूब्स होते हैं जो आगे चल के किसको कनेक्ट करता है, लैरिक्स को ब्रोंकाई से। मतलब लैरिक्स और ब्रोंकाई के दरमियान में जो ट्यूब मौजूद हैं उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये बेसिकली ट्यूब्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन ट्यूब्स की मदद से एयर क्रॉस होती हैं और फाइनली हमारे पास लंग्स तक पहुंच जाती हैं। तो ट्रेकिया के बाद हमारे पास आ जाता है, ट्रेकिया के बाद जो हमें ट्यूब नज़र आते हैं उनका नाम है ब्रोंकस, फाउंड इनसाइड लंग्स। ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। अब बेसिकली जो ट्रेकिया है वो आगे चल के ब्रोंकस ट्यूब से कनेक्टेड होता है और ये ब्रोंकस ट्यूब्स हमें लंग्स में मिलते हैं जो आगे चल के बहुत बारीक ब्रांचेस से कनेक्ट होता है जिनका नाम है ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये मज़ीद एक डक्ट के साथ कनेक्ट होता है और उस डक्ट के साथ फिर एक छोटे छोटे बॉल लाइक एल्वलाई कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एल्वलाई बेसिकली बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके साथ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और इसी एल्वलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होती हैं और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वलाई की तरफ रिटर्न होती हैं या वापस होती हैं। तो अगर हम बात करें, एल्वलाई इज कंसीडर एज रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग्स। वैसे तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट पढ़े थे, नेजल कैविटी पढ़ा हमने, ओरल कैविटी देखा हमने, उसके बाद हमने फेरिक्स देखा, लैरिक्स देखा, ट्रेकिया देखा, ब्रोंकस देखा, ब्रोंकियोल्स हमने जो है उसको पढ़ा। पर अगर हम बात करें जो उसका बेसिक रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वुलाई हैं जो बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं। उसको हम बेसिक रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और उसकी मदद से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती हैं या रिटर्न होती हैं। डायफ्रेम, thoracic muscle that lays beneath the lungs and help in inhalation and exhalation। अगर हम डायफ्रेम की बात करें तो मैंने आपको पहले डायग्राम में भी दिखाया था, बताया भी था कि ये दो कैविटीज़ को सेपरेट करता है। कौन सी दो कैविटीज़ को, एक हमारे पास कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी जो हम चेस्ट रीजन को कहते हैं जिसमें हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कैविटी आ जाती है उसका नाम है एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसमें स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गए। तो बेसिकली ये जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को जो सेपरेट करने वाला जो एरिया है या जो पार्ट है उसको हम डायफ्रेम कहते हैं। और डायफ्रेम का मेजर जो रोल है वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में भी है, खारिज करना कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को इनहेल करने में भी ये मदद करता है। Respiration begins at the nose or mouth, where oxygenated air is brought in before moving down the pharynx, larynx, and the trachea. The trachea branches into two bronchi, each leading into a lung. Each bronchus divided into smaller bronchi and again into even smaller tubes called bronchioles. At the end of bronchioles are air sac called alveoli, and this is where gas exchange occurs. अगेन ये आपके पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम आ गई। अब इसमें एयर जो है आपके पास इंटर होती है नेजल कैविटी से फेरिक्स में, फेरिक्स के बाद लैरिक्स में जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिक्स के बाद एयर इंटर होती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद एयर इंटर होती है ब्रोंकस में और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। अब अगर एल्वुलाई स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें, इस एल्वुलाई स्ट्रक्चर के साथ ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। अब इसमें आपको एक नज़र आ रही होगी पल्मोनरी वेन्यूल, दूसरी आपको नज़र आ रही होगी पल्मोनरी आर्ट्रियोल। पल्मोनरी वेन्यूल वो कैपिलरी हैं जो ऑक्सीजन को पिक करती है या ऑक्सीजन को कैरी करती हैं एल्वुलाई से और ये ब्लड में सप्लाई करती हैं। और इसी तरह से अगर आप पल्मोनरी आर्ट्रियोल को देखें जो ब्लूइश कलर की हैं, ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई की तरफ मूव ऑन करती हैं या एल्वुलाई में ट्रांसफ़र करती हैं ताकि इसको हम लंग्स की मदद से खारिज करें। तो इसी तरीके से एल्वुलाई जो है गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन्यूल
की मदद से जो है बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो पल्मोनरी आर्ट्रियोल की मदद से एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर एल्वलाई की मदद से फाइनली लंग्स की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है। तो ये सारा मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से जो है एयर जो है नेज़ल कैविटी से एंटर होती हैं फेरिक्स की तरफ, फेरिक्स के बाद लैरिक्स की तरफ, लैरिक्स के बाद ट्रेकिया की तरफ, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस की तरफ, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स की तरफ, फिर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस आ जाते हैं बेसिक, उनका नाम एल्वुलाई है, और उस एल्वुलाई के साथ जो है कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। दो किस्म की कैपिलरीज होती हैं, एक का नाम है पल्मोनरी वेन्यूल, दूसरे का नाम है पल्मोनरी आर्ट्रियोल। पल्मोनरी वेन्यूल की मदद से एल्वुलाई में से ऑक्सीजन जो है पिक किया जाता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसी तरह से अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पल्मोनरी आर्ट्रियोल की मदद से एल्वुलाई में दाखिल होता है, ताकि एल्वुलाई जो है मज़ीद लंग्स की ट्यूब्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करवाए। अब हमारे पास दो मैकेनिज्म है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन हम कहते हैं एयर का हमारी बॉडी में इंटर होना। अब जैसे देखें, जैसे हमारी बॉडी में एयर इंटर होती हैं तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, डायफ्रेम का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ मूव होता है और डायफ्रेम भी जो है कंट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन का भी व्यू है। अगर उसमें देखें कि जो डायफ्रेम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाता है, यहाँ पे जो डायफ्रेम हो गया या एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो मैकेनिज़्म हैं जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी में एयर इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज़ इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ सीएनएस। अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग हमारे पास इनवॉलंटरी फंक्शन में आ जाता है। इनवॉलंटरी फंक्शन या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हम उनको कहते हैं जो हमारे विश में ना हो, खुद ब खुद होती रहे, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है। इसी तरह से ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन में इंक्लूडेड है और इसको कंट्रोल करने वाला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रीथिंग वेंटिलेशन इंक्लूड्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। द टिपिकली रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट इज 15 to 20 breaths per minute. Respiratory rate is regulated by two mechanism, नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म। अगर हम बात करें जो हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो रेस्पिरेटरी का जो प्रोसेस है वो दो मैकेनिज्म की मदद से कंट्रोल होता है, एक है नर्वस मैकेनिज्म, दूसरा है केमिकल मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगटा। बेसिकली मेडुला ऑब्लंगटा हमारे ब्रेन का पार्ट है जो मोस्टली इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। Respiratory center collect sensory information about level of oxygen and carbon dioxide in the blood and determines the signal to be sent to the lungs and its muscle. बेसिकली ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है हमारी लंग्स की मूवमेंट को और हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को। केमिकल मैकेनिज्म, इन केमिकल मैकेनिज्म chemoreceptors are involved to detect concentration in the blood and send signal to respiratory center. अगर हम केमिकल मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे कीमोरिसेप्टर्स आ जाते हैं जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन लेवल की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को ये आगाह भी करते हैं। कीमोरिसेप्टर बेसिकली हमारे ब्रेन एंड आर्टरीज में मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ा, लंग्स के लोकेशन को देखा हमने, और ये भी देखा कि हमारे लंग्स में वो कौन से रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र होता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है, वो हैं एल्वुलाई। जिस डायरेक्शन में, जिस वे से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर होती हैं और एल्वुलाई की मदद से ब्लड में ट्रांसफ़र होती हैं, उसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस में, बैकवर्ड फॉर्म में हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस वे में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और किस वे में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। उसके बाद हमने नर्वस मैकेनिज्म को भी देखा और केमिकल मैकेनिज्म को भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स पे भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।